All right, so very good evening to all of you, my dear students. In our previous class, we have discussed certain words. कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड मोर अबाउट अ डिस्क्रिशन. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ बेसिकली फिलोसफी, right? There is basically principles by which we are governed. As a society, we are governed by the principles given in the constitution. So constitutionalism says that the constitution is supreme. No one is above the constitution, right? And whereas constitutionality is basically a test to examine that whether certain thing is constitutional or not. तो जो टेस्ट है दैट इज बेसिकली ऑल्सो गवर्न बाय द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो ये कुछ चीजें हमने डिस्कस करी थी. अब आज हमें डिस्कस करना है अमेंडमेंट. तो अमेंडमेंट इज गिवन आर्टिकल 368. ओके, सो एक काम करो, टेक आउट आर्टिकल 368 इन योर बेरा, राइट? इफ यू आर हैविंग इट, इट इज गुड. इफ नॉट, you can have a reference from here. At times it is difficult to find articles, right? 368. Okay. I believe that here it is. देखो, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? यहाँ वर्ड यूज हुआ है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ. ओके, राइट? तो यहाँ हमने वर्ड पढ़ा है पावर, राइट? अब आगे लिखा हुआ है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. Okay, तो ये जो हेडिंग है 368 की, it is not an operative part. First of all, please understand, whatever the title is given in any laws, they are not operative part. Operative part उसके जो अंदर दे रखा होता है वो operative part होता है, ठीक है? राइट. सेकंड, कि जो इसमें वर्ड पावर है, this has been added in by amendment 24th amendment. It was added. इसको आप देखो, यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है. अगर आप यहाँ देखोगे, क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट 1971 फॉर प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि पहले क्या था? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, बट अब इन्होंने वर्ड ऐड करा है पावर. तो दोनों चीजें, पावर प्लस प्रोसीजर. तो हमें ये देखना है कि इन्होंने पावर क्यों ऐड करा है, राइट? वी विल बी लुकिंग दैट व्हाई द पावर वर्ड इज एडेड एट इन 1971. तो यू हैव टू रिमेंबर कि एक तो ये 24th अमेंडमेंट एक्ट से इसको अमेंड करा गया एंड द वर्ड पावर वाज एडेड, ठीक है? तो 368 में पावर प्लस प्रोसीजर दोनों दे रखी है. किस चीज के लिए? टू अमेंड. अब क्वेश्चन आता है व्हाई अमेंड, राइट? यू मे हैव द क्वेश्चन कि सर अमेंड करना ही क्यों है? अमेंड इसलिए करना है, व्हाई? बिकॉज द सोसाइटी इज डायनेमिक, एंड सिंस द सोसाइटी इज डायनेमिक द लॉ नीड्स टू बी चेंज्ड. तो लॉ चेंज करने के लिए, अगर लॉ चेंज नहीं करेंगे, लॉ स्टैटिक रहेगा, तो सोसाइटी में कंफ्यूजन रहेगा. द सोसाइटी विल नॉट बी वेल बीइंग सोसाइटी. देयर विल बी नो फ्रेटर्निटी. तो देयरफॉर द अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड. तो इस वजह से अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है. अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, पावर भी है हमारे पास, प्रोसीजर भी दे रखा है,
तो हम कितना अमेंड कर सकते हैं, राइट? क्या सारा ही अमेंड कर सकते हैं? जैसे अभी कल मैंने डिस्कस करा था कि अभी इलेक्शन से पहले एक अफवाह चली थी, अफवाह, दैट आई बिलीव रूमर, यू अंडरस्टैंड, कि अगर मोदी जी के 400 आ जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, है ना? ये एक रूमर चली थी। तो हमें देखना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मेजॉरिटी हो जाती है तो क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो? आप बोल सकते हो कि नहीं 5 साल में नहीं होंगे, अब 30 साल में इलेक्शन होंगे। क्या ऐसा हो सकता है? सो वी हैव टू सी। अब देखो, इसको यहां लिखा हुआ है, इन्होंने वर्ड यूज करा पावर, और एक वर्ड यूज हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सीरियस, दैट व्हाई दे हैव यूज द वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग। क्योंकि नॉट विथ स्टैंडिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी और पे ओवरराइड करवाना हो, right? Notwithstanding, the word notwithstanding is used whenever there is a dispute between two things and one needs to override the other. तो हमें देखना है क्या ये 368 सारे और आर्टिकल के ऊपर ओवरराइड करता है? क्या इतनी पावर है पार्लियामेंट के पास कि कुछ भी चेंज कर देगा क्योंकि वर्ड नॉटविथस्टैंडिंग लिखा हुआ है, राइट? अब देखो यहां लिखा हुआ है, रीड इट वंस अगेन, notwithstanding anything in this constitution, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में प्लीज अंडरस्टैंड कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, राइट? तो ये कौन है? पार्लियामेंट कौन कौन हो गया? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनता है। पार्लियामेंट में मींस डिस्क्रिशन, चाहे तो, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, कि आप कुछ ऐड कर सकते हो, वेरिएशन, चेंज कर सकते हो, और रिपील, राइट? रिपील मतलब कुछ है उसको हटा दिया गया, वो रिपील कर दी। एनी प्रोविजन, अब हमें देखना है वर्ड एनी प्रोविजन, की एनी प्रोविजन से क्या मतलब है? क्या आर्टिकल 14 को हटा सकते हैं? क्योंकि यहाँ एनी प्रोविजन लिखा हुआ है ना, एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? क्या 32 को हटा सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को हटा सकते हैं? क्योंकि यहां लिखा हुआ है एनी प्रोविजन को आप चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिपील कर सकते हो। कौन करेगा? पार्लियामेंट, नॉट विथ स्टैंडिंग। तो डोंट यू थिंक ये तो बहुत ज्यादा पावर दे दी? जस्ट इमेजिन, यस और नो? इफ यस, गिव मी अ थम्स अप, राइट? सलोनी, श्वेता, शैली, बाहर, ठीक है, चिराग, ठीक है, यस। व्हाट अबाउट मानसी, ईशानी, हिमांशु, प्रिया? तो यहां पर आप देखोगे बहुत ज्यादा पावर है, बट अभी पावर भी ना लिमिटेड है। मैं बताऊंगा कैसे। देखो, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल, कि यहां पर प्रोसीजर दे रखा है और यहां पर पावर दे रखी है कि आप अमेंड कर सकते हो। अमेंड मतलब ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वेरिएशन या रिपील कर सकते हो। यू हैव बीन गिवन पावर, बट वो पावर इस प्रोसीजर के हिसाब से करोगे। जो प्रोसीजर यहां लिखा है लेड डाउन इन दिस आर्टिकल, तो जो सबसेक्शन 2 है, सब आर्टिकल 2 है, द प्रोसीजर इज गिवन ओवर हियर। So we have to again understand, again I'm coming to this point, that what do you understand by the term notwithstanding? What do you understand by the term any provision? ओके, तो हमें ये सब चीजें देखनी है। तो इससे पहले आप काइंडली राइट डाउन वन पैराग्राफ। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? बता दो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? यू हैव टू बी श्योर। अगर ट्रिकी हमें क्वेश्चन है तो राजेंद्र साहब होगा। श्वेता, ओके। यहाँ पे ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, इजी क्वेश्चन है तो बियर अम्बेडकर का आंसर है, और ट्रिकी है तो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? वो राजेंद्र साहब होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके चेयरमैन श्री राजेंद्र प्रसाद थे, राइट? और ये ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन
वो बी आर अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, अब यहां पे हमने अभी पढ़ा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, बट दैट पावर इज लिमिटेड। जो प्रोसीजर दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली आप अमेंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट लिखो, राइट डाउन, बाय द 24th अमेंडमेंट, बाय द 24th अमेंडमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अमेंडमेंट, ठीक है। द पार्लियामेंट एडेड क्लॉज 1 टू आर्टिकल 268, नहीं सॉरी 368, टू आर्टिकल 368, and the words used are very broad to give unlimited power, to give unlimited power to parliament, to give unlimited power to the parliament. Okay, next, आगे लिखो full stop. The use of the word notwithstanding, the use of the word notwithstanding, notwithstanding clearly gives the complete, clearly gives the complete, clearly gives the complete overriding, overriding power to the government, to the government. Okay, आगे लिखो. Here a question, here a question arises, arises. Does the word any provision, any provision mean all, mean all and every provision? Mean all and every provision of constitution, of constitution? That is, whether it can, it can even repeal, even repeal the entire constitution, the entire constitution in exercise, in exercise of its constituent power, constituent power. तो ये क्वेश्चन उठता है जो मैंने आपसे पूछा था कि वहां पे लिखा हुआ है एनी प्रोविजन, तो क्या एनी प्रोविजन मतलब सारे प्रोविजन, या यहां पर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है? ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं. शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े. डन राइटिंग ओवर हियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स. श्वेता ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? गुलफिशा ठीक है, सलोनी ठीक है, रूपल ठीक है, शैली ठीक है, तृप्ति ठीक है, मानसी ठीक है, चिराग ठीक है, रूपल ठीक है, अब रिया ठीक है. अब हमने ये पढ़ा है आर्टिकल 368 में दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2. क्लॉज 1 पावर की बात कर रहा है, पावर मतलब सब्सटैंटिव क्लॉज है, ठीक है. और क्लॉज 2 प्रोसीजर की बात कर रहा है, मतलब ये बात कर रहा है प्रोसीजरल एस्पेक्ट, राइट. ओके, और ये बात कर रहा है सब्सटैंटिव एस्पेक्ट. क्लॉज 1
कि भाई मेरे पास पावर है, क्लॉज 2 कि वो पावर को यूज कैसे करूंगा। ठीक है, अब एक बार क्लॉज 2 देखो। नाउ लेट अस रीड क्लॉज 2। अलाउ मी टू रीड। इट सेज an amendment of this constitution may again that is a discretion, okay, may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament, कि या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करोगे या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करोगे, विधानसभा में नहीं करोगे। ओके, विधानसभा समझते हो? बताओ, अभी दिल्ली की विधानसभा चल रही है बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। एंड व्हेन द बिल इज पास्ड इन ईच हाउस by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। तो यहाँ पे कंडीशन डाल दी कि मेजॉरिटी ऑफ हाउस प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल, यहां वर्ड अगेन यूज हुआ है शैल, जरूरी है उसका कि प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट के पास ड्यूटी है कि ड्यूटी नहीं है, उसको देना ही पड़ेगा। हु शैल गिव हिज असेंट टू द बिल, कि जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट शैल, यहां शैल लिखा हुआ है, पहले में था, अभी मैं इस पे भी आऊंगा। राइट, द वर्ड शैल इज गिवन, राइट, क्योंकि यहां देखो ना फोर्थ से अमेंड हुआ है। ठीक है, राइट, अभी इसको ये भी पढ़ेंगे। शैल गिव हिज असेंट टू द बिल एंड देयर अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टैंड अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द बिल। तो माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया। सिंपल, कितना सिंपल है। तो कोई भी कर सकता है, क्या कोई भी कर सकता है इसको चेंज? यहाँ पे मेजॉरिटी आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, मैं वो दो चीजें आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो, इन क्लॉज 2 दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 50% प्लस 1। वहां ये लिखा हुआ है ना, अगर आप दोबारा पढ़ोगे, इट सेज मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, कि उस हाउस में कितने लोग हैं उसका मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, प्रेजेंट और वोटिंग से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे इसका 50% प्लस 1, तो दैट विल बी अ मेजॉरिटी। ओके, तो यहाँ पर दो रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर के लिए। देयर इज टू रिक्वायरमेंट। फर्स्ट, दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस, अब एक और है क्या, कि वो आपका स्पेशल मेजॉरिटी मांगते हैं, क्या कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी होना चाहिए। सो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? दैट इज 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, कितने भी प्रेजेंट होगा, कितने भी प्रेजेंट हो सकते, उसका 2/3 प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल। 12 प्रेजेंट। हाँ, बट वो मेजॉरिटी ऑफ टोटल के तो होगा नहीं ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज सपोज देर आर, फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ कि 400 टोटल सीटें हैं लोकसभा में। ठीक है, मान के चलो 500 समथिंग है, आई नो, बट मेरे केस में मान के चलो, ठीक है, फॉर फॉर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, मेरे केस में मान के चलो, सपोज
फॉर कैलकुलेशन इजी रहेगा ना। संविधान बदल गया होगा। मैंने बदल दिया, 400 कर रहे हैं, मैंने 400 ले लिया। मान लो सपोज 400 टोटल मेंबर्स हैं, ओके। अब प्रेजेंट आए हैं सिर्फ 300, जरूरी नहीं है 300 वेट वोट डालेंगे, राइट, जरूरी नहीं है। तो अगर मान लो 300 का हाफ करूं मैं, तो कितना हो गया, 150 प्लस 1। तो क्या ये 400 की मेजोरिटी हो जाएगी? 400 की मेजोरिटी चाहिए तो मुझे 201 चाहिए ना, तो ये तो नहीं हो पाएगा, पास नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो मुझे अगर मेजोरिटी चाहिए तो 400 इंटू हाफ इक्वल्स टू 200 प्लस 1। तो ये हो गई क्या, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ साथ मुझे 2/3 भी चाहिए ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ में आया? सो देयरफॉर ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड हैं, तब जाके मेरा अमेंडमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया? नहीं, मेरा सवाल है 2/3 प्रेजेंट क्यों है? हाँ, तो प्रेजेंट की कोई न्यूनतम संख्या उन्होंने रखी हुई है कि नहीं, प्रेजेंट कितने मिनिमम होंगे? आपने तो 400 का एग्जाम्पल हाँ, दिया, बट 573 है हाँ, ना, जितना मुझे ध्यान है। 543। 543 है, sorry, है ना? तो 543 में से कि मिनिमम इतने होने चाहिए, ऐसा कुछ है? देखो, मिनिमम इतने होने चाहिए, ये मिनिमम ही तो है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए प्लस मेजोरिटी होनी चाहिए। मिनिमम 2/3 ऑफ 5 और 3 प्रेजेंट होने चाहिए। हाँ, ये अच्छा, मैंने शायद आपको ढंग से इसको रिप्रेजेंट नहीं करा, मैं दोबारा समझा देता हूं कि आपको मेजोरिटी चाहिए, टोटल मेंबरशिप कितनी है उसका हाफ प्लस 1, और प्लस जो वोट कर रहे हैं वो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए। तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट लिखा हुआ है ना। हाँ, 2/3 ऑफ 5 और 3 तो लिखा नहीं है। देखो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। 5 और 2 मान लो कि 542, राइट, 542 है या 543 है, कितने हैं, मान के चलो 5 और 3 हो गए, 272 पे 543, राइट। अब हमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल नहीं एब्सोल्यूट, अभी फिलहाल एब्सोल्यूट कर लो। तो एब्सोल्यूट 543 का हाफ कर लो, कितना होगा, 272 प्लस 1। ठीक है, तो ये तो हो गई एब्सोल्यूट मेजोरिटी, राइट। अब वो कह रहे हैं 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब मान लो 543 में 43 एब्सेंट हो गए, ठीक है। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, जस्ट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी 271 प्लस 1 होगा। अभी लेके चलो, अभी वेट वेट कोई नहीं। वेट। अब मान लो 543 में 43 एब्सेंट हो, ठीक है, बच्चे कितने, 500। अब 500 ने प्रेजेंट प्रेजेंट है, बट वोटिंग भी सिर्फ लोगों ने करे 400, 400 लोगों ने वोटिंग करी है, ठीक है। अब 400 का 2/3 कितना होता है, 400 इंटू 2/3 कितना हो गया, 800/3, 4 2 800, 800 बाई 3 कर दो, 266 डजन में 600, 266। 7 तो क्या ये 273 से ज्यादा है? नहीं है ना, तो फिर यहाँ पे पास नहीं हुआ, सिंपल। आप समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो ये 266 आ रहा है, तो फिर यहाँ पे तो पास होगा ही नहीं। 66 तो कम है ना बेटा, 272 से ज्यादा चाहिए हमें। मतलब 266 से लोगों ने ज्यादा वोटिंग की रही तो 200 के अंदर तो स्वाद में क्या नहीं नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, रुको। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है 272। बेटा एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज्यादा होना चाहिए, ये भी होनी चाहिए 2/3, ठीक है, तब जाके वो पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि ये कह रहे हैं, देखो इसको दोबारा पढ़ो, ये कह रहे दैट शुड बी passed in each house by majority of a total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting.
ओके, ये समझ में आया? सो व्हाट इट सेज कि यहाँ पे भी मेजोरिटी चाहिए और यहाँ पे भी मेजोरिटी चाहिए ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि अगर उस हाउस के 543 हैं उसमें मेजोरिटी कितनी चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा। यू वर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो मैं एक कंफ्यूजन दूर करता हूँ, 543 हटा के मैं अपना नंबर लेता हूँ 200। ठीक है, अगेन कोई बात नहीं, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ मैं, इट्स ओके। मान लो एक लोकसभा है, इसके टोटल नंबर 300 है पीपल। ठीक है, अब हमें एक अमेंडमेंट है, उसको पास करवाना है। तो पास के लिए दो क्राइटेरिया चाहिए। दो क्राइटेरिया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब एब्सोल्यूट कहता है कि जो टोटल है उसका हाफ प्लस वन, तो टोटल का हाफ कितना हो गया? 150, 151। मान लो 151 है। ठीक है, अब दूसरा कहता है स्पेशल मेजोरिटी, राइट? अब वो जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अलावा जो स्पेशल मेजोरिटी वो कह रहा है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब मान लो 300 में से आउट ऑफ 300 50 लोग एब्सेंट है। ठीक है, 20 लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, तो 300 में से कितने बच गए? 230। इन लोगों ने वोट दिया। अब दो, इसका 2/3 ऑफ दैट मेंबरशिप कितना है प्रेजेंट एंड वोटिंग? 2/3, 230। तो कितना हो गया है? 230, 3, 460/3, यही है। 153 आएगा ये। 153 आएगा, मान के है 153। अब आप एक बात मुझे बताओ, क्या 153 300 का मेजोरिटी से ज्यादा है? मेजोरिटी तो हमें कितना चाहिए यहाँ पे? 151। तो ये 153 ज्यादा हो गया, सो देयरफॉर ये पास हो जाएगा। अब समझ में आया? मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सलोनी ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? मानसी ठीक है, शैली ठीक है, श्वेता ठीक है, बाहर ठीक है। तो यहाँ पे पास हो गया। बट अगर मान लो 50 में से एब्सेंट हो जाते हैं, 100 लोग एब्सेंट हो गए, 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 300 में से 120 हटा दो, कितना बचा? 180। अब 180 का 2/3 120, तो फिर वो जो है अब नहीं होगा पास, है ना? इज इट क्लियर? तो ये ऐसे चलता है। आई बिलीव यहां तक क्लियर हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इट इज, मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट। समझ में आया आपको? मेरे को समझ में आप जो बता रहे हैं, लेकिन जो मेरा इंटरप्रिटेशन है इसमें ये आ रहा है, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। हाँ अब जैसे आपने एग्जांपल लिया 300 मेंबर्स प्रेजेंट हाँ, और वोटिंग, नहीं नहीं नहीं, टोटल 300 नंबर है। टोटल 300 है। हाँ, इसमें जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो 180 है। प्रेजेंट इन वोटिंग 180 है। 180 का 2/3 आएगा 120। 120 उसकी मेजोरिटी, उसकी मेजोरिटी नहीं, टोटल नंबर हाउस की मेजोरिटी। वो नहीं लिखा ना यहाँ पे। अरे यहाँ ये लिखा हुआ है मिस्टर मनु, दैट मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो हमें मेजोरिटी चाहिए, तभी तो आप पास करवा पाओगे। जब मेजोरिटी नहीं है तो आप पास नहीं करवा पाओगे। हाँ, ठीक है, समझ में आया? मिनिमम होनी चाहिए 573 के। हाँ, ये ऑल राइट, ऑल राइट, लगेगा थोड़ा। इट्स ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब देखो, आई बिलीव यहाँ तक क्लियर हो गया। दो हमें चाहिए, मैं आपको दोबारा से एक बार सिंपल से बता देता हूँ कि यहाँ पर पहला पॉइंट क्या, कि हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। सेकंड पॉइंट, हमें चाहिए क्या? स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर हाउस, टोटल नंबर ऑफ दैट हाउस, एंड स्पेशल 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजॉरिटी। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसमें एक दो पॉइंट लिखो आप, बट लिखने से पहले एक और पॉइंट देखो आप। यहां लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट।
तो यहाँ फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे फोर्थ इसका वो देखो, यहाँ लिखा हुआ है मे सब्सटीट्यूटेड बाय इतना, राइट? ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अर्लियर यहाँ लिखा नहीं है, बट यस, अर्लियर इट वाज इंस्टेड ऑफ शैल इट वाज मे। ओके, तो पहले था ही मे गिव द एसेंट, बट नाउ जैसे ही दोनों हाउस से वो पास हो जाता है, तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट हैज टू गिव द एसेंट। इट इज द ड्यूटी अपॉन द प्रेसिडेंट दैट ही कैन नॉट विदहोल्ड, उसको एसेंट देना होगा। तो इसमें लिखो दैट फर्स्टली इट वाज रिटन, firstly it was written that president may give assent now by 24th amendment. Now by 24th amendment, parliament added the word shall. Parliament added the word shall, and now the president shall give assent to the bill. Okay, shall give assent to the bill, right? Okay, अब आगे बढ़ते हैं। Now let us proceed. अब आगे लिखे प्रोवाइडेड दैट इफ सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक एनी चेंज, कि वो कह रहे हैं कि अगर यहां पर चेंजेस चाहिए, इन प्रोविजन में चेंजेस चाहिए, तो आगे क्या कह रहे हैं, दैट द अमेंडमेंट शैल ऑल्सो रिक्वायर, ऑल्सो मतलब जो ऊपर प्रोसीजर है उसके अलावा, ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन one half of the states by resolutions to that effect passed by those legislatures before the bill making provision for such amendment is presented to the president for assent. तो वो कह रहे हैं कि अगर इन सब आर्टिकल्स या प्रोविजंस में आप चेंजेस करना चाहते हो, तो जैसे कि आर्टिकल 54 लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहा है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होना चाहिए। जैसे इंडिया में तो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, बट यूएस में क्या होता है, हम सारे लोग इलेक्ट करते हैं, वोटिंग करते हैं, राइट? तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का आप चेंज करना चाहते हो, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इसके अलावा आपको स्टेट्स में भेजना पड़ेगा, और स्टेट्स की अगर मेजोरिटी आ जाती है तो ही आप चेंज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बता देता हूं, आर्टिकल 54 आपका बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 55 बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि कैसे आप इलेक्ट करोगे, ठीक है। आर्टिकल 73 बात करता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन, कि उस प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या है। ओके, आर्टिकल 162 बात करता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कि गवर्नर की क्या क्या पावर है। 241 बात करता है हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। ओके, 279 ए बात करता है जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 ये बात करता है द यूनियन जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में। चैप्टर 5 और चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 ये बात करता है दिल्ली, नॉट दिल्ली, रादर हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स। ओके, इज इट क्लियर? अब इसके आगे जो लिखा हुआ है चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 ये बात करता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, कि सेंटर और स्टेट के कैसे कैसे रिलेशंस होने चाहिए। आगे लिखा हुआ है एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट।
ओके, वहां पे अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, तो उसके ऊपर लॉज अगर आप बनाना चाहते हो और उसको आप चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या प्रोसीजर? मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट प्लस मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स का वहां से रेटिफाइड होना है। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये समझ में आया? मिस बहार, चिराग, दीपांशी, गुलफिशा, हिमांशु, ईशानी, मानसी, नतीशा, रिया, रूपल, सलोनी, शैली, श्वेता। ऑलराइट, तृप्ति ठीक है, प्रिया ठीक है, यस। इज इट क्लियर? तो अगर मैं अमेंड करना चाहता हूं और इन सब चीजों को अमेंड करना चाहता हूं तो मुझे एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को स्टेट्स के पास भेजना पड़ेगा, और वहां से अगर मान लो सपोज 20 स्टेट्स हैं और 12 स्टेट ने रेटिफाइड कर दिया कि हाँ हम चाहते हैं चेंज करना, तो फिर वो माना जाएगा कि वो पास हो गया है। ओके, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो अगर आप ये चेंज करना चाहते हो प्रोवाइजो वाला, तो आपको एडिशनल और बर्डन लेना पड़ेगा, तब जाके वो चेंज हो। तो बहुत मजे की बात है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। तो ये जो कोर एरिया है, सुप्रीम कोर्ट को आप अबॉलिश नहीं कर सकते, आप हाई कोर्ट को अबॉलिश नहीं कर सकते जब स्टेट्स की मेजोरिटी ना आ जाए। अब स्टेट्स में तो अलग अलग वो है ना, क्या नाम है, पावर है, राइट? जरूरी थोड़ी सारी बीजेपी है। ओके, इज इट क्लियर? बट एट द सेम टाइम इसके ऊपर और जजमेंट्स भी हैं। केशवानंद भारती के जो जजमेंट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यू कैन नॉट अबॉलिश दैट, राइट? ओके, वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो। तो यहां पर शैली पूछ रही पॉइंट ई, द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, मतलब इस आर्टिकल को भी अगर चेंज करना है, क्योंकि वहां वर्ड पावर है, अगर पावर को आप हटाना चाहते हो तो आपको स्टेट में भेजना पड़ेगा, पास करने के बाद आप फिर स्टेट में भेजोगे। समझ में आया शैली? इज इट क्लियर? एंड इफ दे डू नॉट गेट द रेटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट, देन द बिल विल नॉट बी पास्ड। समझ में आया? तो बिल पास करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हमने ये पढ़ा है कि आप कैसे कैसे अमेंड करते हो, राइट? तो अगर मैं यहां पे लिखूं आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368, राइट, एक है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस प्रेसिडेंट शैल गिव एसेंट, राइट? प्रेसिडेंट शैल गिव एसेंट। तो उससे माना जाएगा क्या कि भाई अमेंड हो गया। और दूसरा वो प्रोवाइजो के बारे में लिखा हुआ है, प्रोवाइजो में और दूसरा है, आप ये देख रहे हो ना, दैट प्रोवाइडेड दैट इफ सच अमेंडमेंट सीक्स, तो ये प्रोवाइजो सब रूल टू कह रहा हूं, क्लॉज 2 का है। अगर यहां पर आपको अमेंडमेंट चाहिए तो आपको क्या क्या चीज चाहिए? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट प्लस स्पेशल प्लस हाफ, ratified by half of the states, ratified by half of states, right? Plus assent of president. Okay, is it clear? Tell me. तो आर्टिकल 368 में ये लिखा हुआ है कि भाई आप ऐसे चेंज कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो प्रोवाइजो में दे रखा है, उसको अमेंड करने के लिए आपको ये एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ेगा, रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। अदरवाइज एब्सोल्यूट प्लस स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसके अलावा भी और जगह है जहां अमेंडमेंट है। क्या आपको आइडिया है इसके बारे में? 368 के अलावा भी अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, मैं बता दूं। एक है इसके अलावा आर्टिकल
आर्टिकल 4 सब रूल सब क्लॉज 2, आर्टिकल 169 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 239 ए सब क्लॉज 2, आर्टिकल 239 डबल ए, that is सब क्लॉज बी। ओके, तो इसको मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं एक बार करके। देखो, आर्टिकल 4 जो है ना, ये बात करता है क्या, अब क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 2 बात करता है क्रिएशन की, कि स्टेट्स बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। जैसे अभी तेलंगाना अलग हो गया, राइट, पहले हैदराबाद का था ना, राइट, तो वो डिमांड करते थे कि नहीं जी हमें तो अलग से स्टेटहुड दे दो, राइट। ऐसे कल को दिल्ली बोलेगा नहीं जी हमें भी स्टेटहुड दे दो, हम यूनियन टेरिटरी नहीं बनना चाहते, राइट। ओके, तो ये आर्टिकल 2 में दे रखा है। तो उसके बारे में आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि आप कैसे अबॉलिश करोगे कैसे नहीं करोगे, वहां पे भी अमेंडमेंट है, राइट। और 169 क्लॉज 3 में भी अबॉलिशन ऑफ स्टेट्स दे रखा है। और 239 ए में बात करते हैं क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर बोथ सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। 239 ए जब हम बाद में पढ़ेंगे इसको डिस्कस करेंगे, ये बात करता है किसका, क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ये बता दो किस चीज के लिए है 239 डबल ए, ये पीटी में पूछते हैं। इट इज रिलेटेड टू व्हाट, 239 डबल ए है, देख लिया। So it is related to Delhi. Okay, special provisions with respect to Delhi 239 AA। अब एक और इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो 239 डबल ए है ये कौन से अमेंडमेंट से आया है, तो दैट इज 69th अमेंडमेंट। ओके, इज इट क्लियर। तो यहां पर जब आप खुद से भी पढ़ोगे तो इन चारों प्रोविजन में आपका अमेंडमेंट की बात की गई है। ऑलराइट, इज इट क्लियर। In these set of articles, there are provisions for amendment in the Constitution, but that amendment is not affecting the amendment of Article 368. कि वो 368 वाले amendment नहीं है, ये दूसरे amendment है। ओके, इज इट क्लियर। तो अगर हम बात करें amendment की, तो वहां पर ये अलग अलग तरह के amendments हैं, राइट। amendments की अगर हम बात करें तो 368 क्लॉज 2 वहां पे प्रोसीजर लिखा हुआ है एंड द अबव आर्टिकल्स। ठीक है, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो 368 में प्रोसीजर लिखा हुआ है, मेरे को लगता है प्रोसीजर अब याद हो गया होगा कि अगर हमें चेंज करना है तो मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस प्रेसिडेंट का एसेट। बट अगर प्रोवाइजो में जो आर्टिकल्स दे रखे हैं उसमें चेंज करना है तो फिर हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफाइंग इट प्लस प्रेसिडेंट का एसेट। उसके अलावा यहां पर ये सारे अमेंडमेंट्स हैं। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि हमने ये अमेंडमेंट करा ही क्यों, राइट। व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ अमेंडमेंट एट फर्स्ट हैंड। तो मैं थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप देता हूं, अब थोड़ा स्टोरी शुरू होगी, राइट। नाउ द स्टोरी विल कम। देख, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ, राइट, कब हुआ आजाद बताओ। 1947 में आजाद हुआ, तो हम बहुत खुश थे। वी आर वेरी हैप्पी। व्हाई वी वर हैप्पी, बिकॉज वी गॉट द फ्रीडम एंड फ्रीडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर आपके पापा मम्मी आपको घर में बंद कर देना तब आपको लगेगा अरे मेरी तो फ्रीडम कर्टेल हो गई, या मैं आपसे अगर आपका फोन ले लूं तो आपको लगेगा आपकी फ्रीडम कर्टेल हो गई, राइट। तो वी गॉट फ्रीडम इन 1947।
बट द नेक्स्ट डे व्हाट ऑल चैलेंजेस वी वर हैविंग, बताओ। फ्रीडम मिल गई, ठीक है, हमें आजादी मिल गई, सारे अंग्रेज चले गए, प्रॉब्लम कहाँ ही फिर कि करें क्या, है ना, कि नाउ व्हाट टू डू, करूं क्या, मैं खाऊं क्या, कमाऊं क्या, क्या करूं मैं। संविधान तो है ही नहीं अभी हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने, हालांकि बना ही रहते काफी टाइम से, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन आया 1949 में, ये कमेंसमेंट आया कब, 1950 में, राइट। ओके, ऑल राइट। तो प्रॉब्लम थी कि जितने भी जमींदार थे, जितने भी किंग्स थे, जितने भी किंग्स राजाए वगैरह, जमींदार हो गया, प्रिंसली स्टेट्स हो गया, इनके पास बहुत ज्यादा लैंड थी, बहुत सारी जमीनें थी, और वो सारी जमीनें वेस्ट हो रही थी, क्योंकि जमींदार के पास कोई नहीं था टाइम कि वो लैंड को देखे। अगर मेरे पास मान लो 8,000 करोड़ लाख रुपए कुछ आ जाए, राइट, जिसको मैं अभी काउंट भी नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, मैं देखूंगा ही नहीं किसी चीज को, राइट। मैं बस आसपास की चीज, मैं अपने अपने परिवार और जो मेरे से रिलेटेड है उनका ध्यान रखूंगा, बट जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो सरप्लस है ना, सरप्लस तो वेस्ट होगा। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो लोग थे, जमींदार हो गया, राजा हो गया, ये इनके पास बहुत ज्यादा सरप्लस अमाउंट में प्रॉपर्टी थी, जो कि वेस्ट हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से लोगों को खाने की चीज नहीं मिल रही थी, राइट। क्योंकि आप एग्रीकल्चर करोगे तो उसे उगाओगे, बेचोगे, खाओगे, बट एग्रीकल्चर करे कैसे, लैंड ही नहीं है। जो लैंड है वो मालिक के पास है, जमींदार के पास है, किंग के पास है। तो सरकार ने एक वो लेकर आया एक्ट, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिससे उन्होंने ये बोला कि जो सरप्लस लैंड है जमींदार से वो हम ले लेंगे, ताकि हम क्या करेंगे, उस पे डेवलपमेंट करेंगे, रोड बनाएंगे, ट्रेन बनाएंगे, एग्रीकल्चरल के लिए लोगों को देंगे कि ताकि उस पे उगाई करे और कमाई करे, राइट। सो द फर्स्ट एक्ट दैट वाज बिहार लैंड रिफॉर्म, बिहार लैंड रिफॉर्म। अब यहाँ पे ना सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ये सारे केसेस अब आने वाले हैं, ठीक है। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट तो ये लेकर आए, जिसकी वजह से, क्योंकि हमें की चीजें चाहिए थी, रिफॉर्म चाहिए थे हमें, कि यार ये सारी चीजें तो है, क्योंकि जमीन जब नहीं होगी तो हम चीज बना नहीं पाएंगे। अब आज के समय देख लो, अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना है तो अभी हाईवे बन रहा है, अदरवाइज मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्लाइट लेनी पड़ेगी या ट्रेन से जाऊंगा, राइट। बट मैं चाहता हूँ मैं अपनी गाड़ी से जाऊं, तो उसके लिए जमीन पे रोड तो हो, डेवलपमेंट तो हो, तभी तो हो पाएगा। तो रिफॉर्म चाहिए, तो उस चीज के लिए हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए, जिसकी वजह से हमें लैंड पे रिफॉर्म करना पड़ा, जिसकी वजह से हम बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आए। एंड बाय दिस गवर्नमेंट स्टार्टेड एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द किंग्स, राइट। गवर्नमेंट स्टार्टेड एक्वायरिंग, लिख रहे हो ना अभी सब चीज, पॉइंट लिखते रहना, मैं आपको आगे डिक्टेट करवाऊंगा। So the government started acquiring the properties of kings, and they started also giving the compensation, right? Compensation भी तो देंगे, ऐसे थोड़ी आपकी जमीन में हड़प लूंगा, आप पैसा नहीं दूंगा, तो compensation भी दिया। तो क्या मैं आपकी प्रॉपर्टी जब हड़प लूंगा और कॉम्पनसेशन दूंगा, आप खुश हो जाओगे? यू विल बी सैड। तो किंग्स भी परेशान हुए, बोलते अरे यार ऐसे कैसे, आप मेरी जमीन कैसे ले सकते हो, मेरे को नहीं चाहिए आपका कॉम्पनसेशन। तो किंग ने एक लॉयर करा, मिस्टर गौरव महिंद्रा, और उस लॉयर ने बोला कि भाई आपका एक फंडामेंटल राइट है, हमारे आर्टिकल में दे रखा है। क्या फंडामेंटल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी, 90 आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F, दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। सिंस इट वाज अ फंडामेंटल राइट, तो जो किंग थे, किंग ऑफ पोरबंगा, दे वेंट टू द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट चले गए और बोला, आर्टिकल 226 में वो हाई कोर्ट चले गए और बोला कि जज साहब ये तो बहुत गलत हो रहा है, इन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो लैंड रिफॉर्म पास करा है बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंगली, इन्होंने मेरी जमीन ले ली, और मेरा जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1F ये वायलेट हो गया। मेरा तो राइट है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, आप मेरे से थोड़ी ले सकते हो, और ये मेरा फंडामेंटल राइट है, आप मेरा वायलेट नहीं कर सकते।
सरकार वायलेट नहीं कर सकती। इसके अलावा आर्टिकल 13 देखो, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, 3 लिख दिया, 2 है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 वो कहता है क्या, कि सरकार, लॉ, गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट योर, आर्टिकल 13 ये कह रहा है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। कि स्टेट ऐसा कोई सा भी लॉ नहीं बनाएगा जिससे आपके इस पार्ट के जो राइट्स है वो वायलेट हो, और अगर बना दिया गया है तो फिर वो वॉइड होगा लॉ। तो यहाँ पे जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आए थे उसने तो मेरा राइट वायलेट कर दिया। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट ऐसा लॉ बना ही नहीं सकता, तो मैंने चैलेंज कर दिया इसको, तो किंग ने इसको चैलेंज कर दिया, तो पटना हाई कोर्ट ने डिक्लेयर करा भाई ये तो गलत है। तो पटना हाई कोर्ट ने दिस बिहार लैंड रिफॉर्म को डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। करेगा ये, ऑब्वियसली करेगा। समझ में आ रही है आपको ये सब चीजें, यहां तक क्लियर हुआ? टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स। बाहर चिराग, दीपांशी, गुलफिशा, हिमांशु, ईशानी, मानसी, नतीशा, रूपल, एवरीवन प्लीज टेल मी, श्वेता, प्रिया, तृप्ति एंड ओवर हियर, राइट। अब प्रॉब्लम दोबारा आई कि यार इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ऐसे तो हम जमीन ले ही नहीं पाएंगे, हम तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं पाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, राइट। तो प्रॉब्लम तो है ही। तो प्रॉब्लम वाज देयर दैट जो जितनी जमींदार थे उनकी प्रॉपर्टी उनके पास बहुत सारी थी, और वो हमें दे नहीं रहे थे, और जिसकी वजह से हम इंडस्ट्री नहीं बना पाए, रेल नहीं बना पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए, तो फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया। तो दिस वाज अगेन चैलेंज। क्यों क्यों चैलेंज हुआ? एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट ये एनफोर्सिएबल नहीं है। बट मैं अभी आगे हम पढ़ेंगे डीपीएसपी में, मान के चल रहा हूं आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा कोई बात। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है, कि भाई सुख शांति बनी रहे, राइट। सोसाइटी में देयर शुड बी वेलफेयर, स्टेट वेलफेयर ऑफ द पीपल, एंड इनइक्वालिटी ना हो, मतलब इक्वालिटी हो, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, राइट। देयर शैल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो ये डीपीएसपी है। अगर आप आर्टिकल 39 देखो, 39, 39 का बी, 39 का बी कह रहा है क्रिएशन certain principles of policy to be followed by the state, right? The state shall in particular direct its policy towards securing that the ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good, कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सी देखो, that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment, कि एक ही व्यक्ति के पास सारा नहीं होना चाहिए, देयर शैल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात कर रही है। वेराज अगर आप 38 की बात करोगे, ये बात कर रहा है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इस स्टेट की ड्यूटी है ना कि वेलफेयर ऑफ पीपल हो, बट कैसे करेगा भाई, जमीन तो है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, राइट। तो अगेन दिस वाज चैलेंज्ड। अब एक केस लॉ आया, दैट इज कामेश्वर प्रसाद सिंह, दैट वाज द, अच्छा, जो अभी तक मैंने आपको समझाया है इसको मैं लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद एक और केस लॉ आया था, दैट वाज चेंज, ठीक है। एक केस लॉ लिखो। ये जो बिहार लैंड रिफॉर्म को जो चैलेंज करा गया था वो ये वाला केस लॉ था, कामेश्वर प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
That was 1950 पटना हाई कोर्ट. ठीक है. अब इसमें लिखो जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया है, मैं अब आपको डिक्टेट करवाता हूँ. थोड़ा ज्यादा होगा बट कोई बात. ठीक है. राइट डाउन. आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, after the commencement of constitution, on one hand, article 13 clause 2, article 13 clause 2 declares that there cannot be a law made by legislature which takes away or abridges the fundamental rights, comma, article 32 declare fundamental rights are directly enforceable in Supreme Court through article 2, through article 226. Also, fundamental right could be enforced in the High Court. Okay. Next para. At the same time, Article 19 clause 1, subclause F declares right to property to be a fundamental right. Okay. Next para. On other hand, article 38 declares 38 कौन सा है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना. अभी जो मैंने आपको बताया कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए. ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 38 डिक्लेयर सोशो, इकोनॉमिक and political justice to be a directive principle of state policy, DPSP to be a directive principle of state policy, and also welfare of people to be a prime goal, of constitution, and to reduce the inequality of resources, income, status, facilities and opportunities. Okay. Next para. Article 39 subclause B. declare
declare the equitable distribution, declare the equitable distribution, declare the equitable distribution of material sources, and Article 39 clause C, and Article 39 clause C declares the non-concentration, declares the non-concentration, declare the non-concentration, just a minute, of wealth and means of production, to be another goal, of constitution. Next para. Article 37 declare, देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है, ये एनफोर्सिएबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। रादर ये एक तरह का एस्पिरेशन है जो स्टेट को फॉलो करना है कि भाई वेलफेयर ऑफ स्टेट हो, कोई भी पॉल्यूशन ना करे, इसके लिए स्टेट कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएगा। जैसे अभी भारत स्टेज 7 आने वाला है ना, अभी 6 चल रहा है, तो ये जो नई लॉ आ रहा है दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट। बट इसको हम एनफोर्स थोड़ी कर सकते हैं, राइट। अब मैं बोलूं कि नहीं जी अडानी के पास इतना पैसा है, उसको गलत है, वो मुझे मिलना चाहिए, राइट। अंबानी के पास इतना पैसा है, वो गलत है, वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि सारा वेल्थ, सारा रिसोर्सेज इज कॉन्सेंट्रेटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। तो मैं ये कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकता, बट स्टेट की ड्यूटी है कि वो एक ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि कोई भी, अब जैसे एक लॉ है हिमाचल में कि आप अगर नॉन हिमाचली हो तो आप वहां की लैंड एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा नहीं खरीद सकते, राइट। ये शायद उत्तराखंड में भी है, आई एम नॉट अवेयर, बट यस, ये इसलिए ताकि वहीं के लोग वहां की ले और वो उसको बना के प्रिजर्व करें, राइट। ओके, सो दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट द लॉ इज पास्ड। अदरवाइज मेरे जैसे लोग आएंगे वहां पे खरीद लेंगे और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देंगे, राइट, मॉल बना देंगे, तो फिर वहां की जो प्लेस की सैंक्टिटी है वो तो वायलेट हो गई ना। क्योंकि दिल्ली का बंदा क्या चाहेगा, अरे मॉल बनाओ, लोगों को मैकडॉनल्ड पे खिलाओ, पैसा कमाओ। बट वहां के लोग क्या चाहेंगे कि यहाँ पे रोजगार आए, वहां पे टूर एंड ट्रेवल चले और वहां पे ये होटल्स खुले, राइट। मॉल थोड़ी चाहेंगे लोग, बट मेरे जैसे लोग चाहेंगे कि नहीं मॉल आए, मेरे जैसे मतलब बिजनेसमैन लोग, राइट। इज इट क्लियर? बट आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ थिंकिंग कि मैं वहां की सैंक्टिटी खराब करूं। ऑलराइट, इज इट क्लियर? चलो आगे चलते और भी कुछ हैं। हाँ, ऐसा है, यस, आगे लिखो। आर्टिकल 37 डिक्लेयर्स दैट द डीपीएसपी should be fundamental in governance, should be fundamental in governance, and at the same time, and at the same time, and at the same time, it should be the duty, it should be the duty of state, to implement the DPSP, to implement the DPSP in lawmaking, comma, however, Article 37
Article 37 also declares that the DPSPs are not enforceable. That the DPSP are not enforceable. Okay. तो इसमें एक और पढ़ लिखो. Thus, the fundamental rights, thus the fundamental rights were declared to be enforceable, were declared to be enforceable, were declared to be enforceable, whereas DPSPs were not enforceable, were not enforceable, and this was the major problem, and this was the major problem, and this was the major problem as initially the court went for literal interpretation. And application of the above. ठीक है, ये इसको and literal interpretation का ठीक है, ये तक लिखो बस. Is it clear? अब देखो आगे चलते हैं. तो बेसिकली आप, मेरे को लगता है थोड़ा सिचुएशन समझ गए होंगे, राइट? सिचुएशन क्या है कि हम आजाद हो गए तो हमें डेवलपमेंट चाहिए था. बट डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जमीन चाहिए. बट जमीन थी लार्जली किनके पास? किंग्स के पास, राजाओं के पास, जमींदारों के पास. अब हम जब ने एक लॉ बना के लाए कि हमें आपकी जमीन चाहिए, तो वो चले गए कोर्ट में, और कोर्ट में बोला उन्होंने कि भाई साहब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट या स्टेट कोई सा भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिससे हमारे राइट वायलेट हो. तो देयरफॉर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो पटना हाई कोर्ट ने ये सज्जन सिंह वाला जो केस है, नहीं सज्जन सिंह बोल रहा हूँ, कामेश्वर प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी. तो यहां तक क्लियर है. बट प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, राइट? अब आप मुझे बताओ कि इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? एनीवन टेल मी. ये तो आप एकदम ही आ गए यहाँ. मतलब क्या नाम है, शाहरुख कह रहे हैं कि सर आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(f) तो हटा दिया. बट वो हटाया कैसे, उस तक तो पहुंचना है ना हमें. अभी थोड़ी हटाया, अभी तो हम लिटरल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि हाँ जी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो सही है, राइट? तो आप जो है आप इसकी लैंड नहीं ले सकते, राइट? तो यहाँ पर प्रॉब्लम उठी, तो बाद में दोबारा उठी. तो यहाँ पर पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करा, और पार्लियामेंट पहला फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया, जिसकी वजह से आर्टिकल 31A and article 31B that was added by first amendment, okay, along with 9th schedule. ये सब फर्स्ट अमेंडमेंट से लेकर आए, क्योंकि अगर ये नहीं लाते तो प्रॉब्लम तो वही थी ना. हम आज भी वो उसमें लालटेन में पढ़ रहे होते, राइट? कुछ पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ चोरी चकारी करते, राइट? ऑफेंस करते. अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली होती तो हम तो शायद क्राइम कर रहे होते ना. यस बोलो, आप क्या कह रहे हो? ये 9th शेड्यूल, ठीक है?
तो पार्लियामेंट हैज मेड द फर्स्ट अमेंडमेंट जिससे वो 31st आर्टिकल 31A लेकर आए, 31B लेकर आए और 9 शेड्यूल लेकर आए। अब आप बोलोगे सर इसमें है क्या ऐसा 31A 31B और 9 शेड्यूल में? देखो 31A 31B और 9 शेड्यूल। 31A निकालो पहले तो आप। ये कह रहा है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, एस्टेट्स मतलब प्रॉपर्टी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये लॉ रिलेटेड टू एक्वायरिंग एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स लेकर आए हैं। ठीक है, कि भाई ऐसा लॉ जो प्रॉपर्टी ले रहा हो, राइट। और ये कब बना है ये भी चेक कर लो, फोर इसका यहाँ पर इंस्टीट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। वेरी गुड, ये भी देखेंगे अभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, राइट। अब यहाँ लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आर्टिकल 13 में कुछ भी लिखा हो। आर्टिकल 13 में क्या लिखा है कि कोई भी स्टेट अगर लॉ बनाता है जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो वो लॉ वॉइड होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, है ना। ये कह रहा है आर्टिकल 13। बट ये क्या कह रहा है आर्टिकल 31A, नॉट विद स्टैंडिंग, कि कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं, राइट। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13, no law providing for the acquisition of the state of any, no law providing for the acquisition by the state of any estate or of any rights therein or the extinguishment or modification of any such right, आगे पढ़ो, shall be deemed to be void, कि कोई सा भी ऐसा लॉ जिससे आपकी प्रॉपर्टी को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो वाला लॉ वॉइड नहीं होगा, राइट। अगर आप इसको दोबारा से पढ़ोगे, यहां लिखा है नो लॉ प्रोवाइडिंग एक्विजिशन बाय स्टेट, कि अगर स्टेट मतलब गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है किसी लॉ के तहत, तो वो वाला लॉ शैल नॉट बी वॉइड। यहां लिखा है ना नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन बाय द स्टेट shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 or article 19। तो कह रहा है ये तो मजा कर दिया इन्होंने, है ना। देखो कितना ज्यादा दिमाग लगाया है ना। एक ऑन वन हैंड कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल 13, और ऑन अनदर हैंड कह रहे हैं नहीं जी आर्टिकल 31A। तो फिर किंग्स क्या बोलेंगे कि आसी बेवकूफ है, ये तो फिर बेवकूफ बना दिया हमारा। समझ रहे हो आप इधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है सिचुएशन? अच्छा, आपने वो देखा है अभी कौन सा हुआ है गांव का, फुलेरा गांव का, क्या है वो, क्या है कोई उसका पंचायत है। पंचायत देख रहे हो, सारे पंचायत बोल रहे हैं, कितने ज्यादा तेजस्वी बच्चे हैं हमारे, सब वेब सीरीज देख रहे हैं। तो उसमें एक वो भी है, स्टेटमेंट बोलता है विनोद, कि देख रहे हो ना विनोद, कैसे इंग्लिश बोल बोल के बेफ को बनाया जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि देख रहे हो कैसे ये आर्टिकल बना के किंग्स की जमीनों को हड़प रहे हैं। यहाँ पे तो यही बनाया ना कि एक ऑन वन हैंड कह रहे हो कि आर्टिकल 13 है, अब दूसरा अमेंडमेंट करके ले आए और बोल रहे हो कि नहीं जो आर्टिकल 13 में लिखा है वो हम नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि हमने एक्वायर करा आपकी प्रॉपर्टी, है ना। तो ये अगेन चैलेंज हो गया। ये जो अमेंडमेंट लेकर आए इससे, और एक और मजे की बात, एक और जो मैंने आपको बताया 31B, एक बार 31B भी देखो आप। अभी इन सबको मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करूंगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करूंगा, अलग अलग केस लॉज है। ये कह रहा है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, कि जो लॉ बनाए गए हैं 31A में वो वैलिड रहेंगे। और एक और चीज, कि जो 9 शेड्यूल बनाया है, शायद आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई मतलब नहीं, मैंने अगर 9 शेड्यूल बनाया है उसमें कोई लॉ डाल दिया तो वो लॉ जुडिशियल रिव्यू से भी बाहर हो गया, आप उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते।
तो इतनी ज्यादा पावर दे दी 9 शेड्यूल को, जस्ट इमेजिन। अभी अभी आप इसको पढ़ोगे आपको पता चलेगा, राइट। दिस वी विल बी डिस्कसिंग लेटर इन नेक्स्ट क्लास। तो यू विल बी नोइंग कि ये जो सिचुएशन थी कि प्रॉपर्टी हड़पना, मैं हड़पना अभी वर्ड यूज करूंगा, बाद में आई विल बी चेंजिंग माय वर्ड, राइट, लेटर ऑन, बिकॉज यहां पर प्रॉब्लम थी डेवलपमेंट की। और यहां अगर मेरी लैंड है और आप इस उससे लेके जा रहे हो कि कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ तो मेरे कान ही लिए ना आपने, कि भाई 13 के हम बात नहीं मानेंगे, 31A में लिख दिया, और जो लॉ हमने 9 शेड्यूल में डाला है उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में आप जा भी नहीं सकते, तो ये तो आपने अपनी मनमानी कर ली। तो ये हम देखेंगे कल, राइट। आई हैव गिवन अ फूड फॉर थॉट टू यू, थिंक अबाउट इट एंड कम्स टू अ कंक्लूजन। मेरे को आप आंसर देना कल कि सर इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या करना चाहिए था और क्या क्या हुआ। और यहाँ पे 2-3 केस लॉज है जो फर्स्ट अमेंडमेंट को भी चैलेंज करा, फिर फर्स्ट अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, फिर एक और नई जजमेंट आई, गोलकनाथ वाली जजमेंट आई, उसने सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। बोला कि नहीं, अगर हमें जमीन चाहिए तो जमीन चाहिए, बट पुरानी जो जमीन ली थी वो कोई बात नहीं, आगे हम जमीन नहीं लेंगे, राइट। क्योंकि अब पुरानी जो जमीन हमें 10-15 साल से जो जमीन ली है वो वापस नहीं दे सकते ना हम, अब ले ली तो ले ली, बट हम आगे नहीं लेंगे। फिर उसको भी चैलेंज करा गया, केशवानंद भारती आया। तो यू विल बी फाइंडिंग लॉट ऑफ केस लॉस टुमारो, वी विल बी डिस्कसिंग एंड इन डिटेल, एंड आई एम श्योर यू विल बी लाइकिंग इट। शायद मेरे को लगता है आपने कभी ऐसे पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन, शायद कॉलेज में समय नहीं होता ना टीचर्स के पास इतना डिटेल में पढ़ाना, राइट। एनीवेज, तो टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग दिस फर्दर अगेन। ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस। ओके, नाउ टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट और any questions in today's class? Please tell me. If it is everything is clear, give me a final thumbs up so that I can conclude the class. All right, very good. बाहर ठीक है, मानसी ठीक है, सलोनी ठीक है, शैली ठीक है, श्वेता ठीक है, प्रिया ठीक है, एंड हिमांशु ठीक है, ईशानी, गुलफिशा, तृप्ति, नतीशा, and over here. Clear? Very good. I'm closing this recording. Miss Mansi, you please wait.